वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमजान की बरकतों और रहमतों से खूब मुस्तफीद भी हो रहे होंगे। ये बरकतों वाला महीना बड़ी तेजी के साथ हमसे बिछड़ता जा रहा है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ मोहलिक वायरस के हवाले से जो बेलगाम होता जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मुल्क में कई लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद भी बढ़ चुकी है और अगर लाहौर की बात की जाए तो इसमें भी हम उसकी शरह जो है वो मुसलसल ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। अमवात रिकॉर्ड की जा रही है, हमारी आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, लेकिन अवाम है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर जुर्माने किए जा रहे हैं, पर्चे भी काटे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इंतजामिया, हुकूमत और मीडिया थक चुके हैं वावेला मचा मचा कर, लेकिन अवाम के सर पर जू तक नहीं रेंग गई। बाजार लोगों से भरे पड़े हैं, पांव रखने की जगह नहीं मिलती वहां पर। किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं हमें। अगर इस बार हम ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। हम अपनी समाजी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाने को तैयार, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। मरियम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मरियम आप? थैंक यू सो मच, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मरियम, हम देख रहे हैं कि हम अपने माशरती रवैये अगर उनकी बात की जाए तो हम इतने लापरवाह क्यों हैं। अगर कोरोना की सिचुएशन देख ली जाए तो हमारे सामने बहुत से लोग मर रहे हैं, रोज उनकी मुसलसल इजाफा हो रहा है केसेस में। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, बाजार भरे पड़े हैं, हम क्यों एहतियात नहीं कर रहे? हम क्यों खुद को, आपको लगता है कि हम बहुत बहादुर समझते हैं? हम बहादुर को हमें मुझे लगता है थोड़ा सा इसका हम अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हम जनरली कंसिडर किए जाते हैं एक रिस्क अवर्स कॉम। अच्छा जी, हमें रिस्क लेने का शौक है। आप मतलब फिर हम लोगों ने हर एक रिस्क ले लेना, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। जो बहुत से लोग हम देखते हैं जो बाजारों में इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से काफी इस कोविड से अफेक्ट भी हुए हैं, बट डिस्पाइट दैट वो दे आर स्टिल रेडी टू गो अहेड विद इट। बिल्कुल। तो हमें इस चीज का समहाउ ये हमारी या तो ग्रूमिंग में कहीं लैक कर रही है चीज, या अवेयरनेस में मुझे नहीं लग रही कि हमारी कहीं पे कोई कमी है। मीडिया हैज प्लेड इट्स रोल रियली वेल। गवर्नमेंट ने जितना मैक्सिमम कर सकती थी उतना किया है और बहुत से ममालिक से बहुत बेहतर किया है। बिल्कुल। इनफैक्ट इट इज इन अ लॉट ऑफ वेज इट इज एग्जाम्पलरी कि आप देखा जाए तो। बट ये हमारी कुछ अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, अंदरूनी इंट्रिंसिक एक वो है चीज है कि हम शायद रिस्क लेना पसंद करते हैं। अच्छा। बट अब टाइम वो है कि हमें थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए, बिकॉज आप ये एक ऐसी चीज है कि इससे आप सिर्फ ना अपने आप को अफेक्ट कर रहे हैं, बट आप और बहुत से लोगों की जिंदगियां रिस्क पे डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इसमें बहुत सी हमारी ग्रूमिंग काम आएगी। और एजुकेशन का पर्सपेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस इस लेवल पे क्रिएट नहीं करना, हमें मुझे लगता है समाजी तौर पे और जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम जान रहे होते हैं कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं कर रहे होते। तो क्या लगता है आपको कि हमारे में बहुत ज्यादा बेहिसी आ गई हुई है या तरबियत की कमी है? अब दोनों मुझे लगता है दोनों एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं, जो कि ना सिर्फ आप देखें, मुझे लगता है इसमें एक तालीमी इदारों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपके घर के एनवायरनमेंट का, कि वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह ग्रूम कर रहे हैं। आप किसी एक महकमे को या किसी एक फर्द को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये एक बहुत क्लूसिव एक आपकी मेहनत होती है जिससे आप एक बच्चे की तरबियत करते हैं या एक कौम की तरबियत करते हैं। इसमें हम सबका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आपका भी, मेरा भी। हम सब जी, हम सबको बजाय कि हम लोगों की गलतियों पे पॉइंट आउट करें, आई थिंक हम एक अच्छे तरीके से भी किसी को समझा सकते हैं, बजाय कि आप किसी भी बाजार में जाएं, वहां पे देखा जाता है कि एक अगर मना किया जाए तो वो एक लड़ाई की सूरत ले लेती है वो चीज। तो वो क्यों ऐसे है? हम सबकी एक दूसरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा तहम्मुल सबके मिजाज में होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पर्चे भी कट रहे हैं, रेंजर्स भी आ गई है, फौज भी आ गई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रवैये जो हैं वो तब्दील ही नहीं हो रहे। और अगर हम देखा जाए तो बच्चों की अगर बात की जाए या वालिदैन की बात की जाए, तो वालिदैन कितने जिम्मेदार आपको लगते हैं? अगर बच्चों की बात की जाए तो पतंगबाजी आपको पता है कि एक खूनी खेल है और उस पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर कि ये नहीं करनी।
अगर देखा जाए तो बच्चे वो भी कर रहे हैं और माँ बाप को पता होता है कि बच्चे कर रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी उसके बराबर के उसमें शरीक होते हैं। अब ये मुझे लगता है इस पे एक पूरा शो किया जा सकता है इस टॉपिक पे कि किस वालिदैन का क्या रोल इसमें होता है। बट अगर आपको अपनी नज़र के सामने कुछ किसी चीज़ की अलामत ऐसी हो रही है कि वो बच्चे के लिए खतरा हो सकता है या आपकी मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरा हो सकता है, तो उसके बारे में आपको उनको टाइम टू टाइम बताना पड़ता है। देखिए, आप हर वक्त मौजूद तो नहीं हो सकते, लेकिन जब एक बच्चा छोटा सा होता है आप उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम, यू हैव टू, आपको बचपन से ही उनकी एक ये तालीम शुरू कर देनी चाहिए, बेशक कोई भी उम्र हो। जैसे उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने अकेले कुछ एरियाज में नहीं जाना। बाहर सड़क है, रोड, ट्रैफिक वाली रोड है, तो उनको मतलब मालूम होना चाहिए कि ये उनके लिए खतरा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे गाड़ी लेकर बाहर सड़कों पे फिर रहे होते हैं, बाइक्स पे लेकर फिर रहे होते हैं, मतलब वालिदैन कहाँ होते हैं? तो एक मुझे लगता है कि बेडर होना, बहादुर होना एक अच्छी चीज़ है, बट जिम्मेदार होना, हमें जिम्मेदारी का एहसास बहुत यंग एज में ही अपने बच्चों में या एज टीचर्स वी शुड इनकलकेट इट इन आवर स्टूडेंट्स। बहुत ही बचपन से ही हमने उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें बल्कि दूसरों का भी ख्याल कर सकें। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसमें मुझे लगता है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इस के मुताबिक मोल्ड करना चाहिए। अब दुनिया भर में अब इन चीजों पे बहुत काम किया जा रहा है। सिर्फ एग्जाम्स दे देना या अच्छी परसेंटेज ले लेना जो है वो अब काफी नहीं है, या सिर्फ डिग्री लेकर आपने पास आउट हो जाना है, ये नहीं है। आपके रवैये तब्दील होने, आपको कितना जिम्मेदार शहरी है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर माँ बाप की ही बात की जाए, जिस तरह वालिदैन की बात की जा रही है मरियम, तो कब से उनको अपने बच्चों पर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके उनकी तरबियत करना शुरू कर देनी चाहिए? होती तो बचपन से ही है, पैदा होने से भी पैदा होने, लेकिन वो एक होता है ना कि अच्छा ये बच्चा समझदार हो रहा है, अब इसके ऊपर खास तौर पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये जवाब जो है ना मैं अपनी दोनों बेटियों को सामने रख के दे सकती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है। उसको इतना उसने टीवी पे अवेयरनेस हुई या घर में हुआ, कोविड के हवाले से हम बात करते हैं, हम ये डिस्कस किया जाता है कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो घर से निकलती है, वो इंश्योर करती है कि सब ने मास्क पहना हो। ड्राइवर से लेके जो हमारे मुलाजिमीन हैं या कोई भी इर्द गिर्द कोई हो, वो इसको अपना एक फर्ज समझती है, यहाँ तक कि मैं कि उसको फिक्र होती है। तो इसमें उम्र जो मुझे लगता है कि आप 3 साल के बच्चे को और बहुत सी अवेयरनेस दे रहे हैं। दे आर इतने वो वेल इक्विप्ड हैं कि वो कोई भी मतलब अपने गैजेट्स पे गेम्स खेल सकते हैं, उसमें मतलब एक्सट्रीम लेवल्स तक चले जाते हैं जो कि नामुमकिन लगता है। तो ये बातें तो बहुत यंग एज में सिखाई जा सकती हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल जैसे वो आप स्कूल को बिल्कुल एज सून एज दे स्टार्ट स्पीकिंग, तो आप उनको उससे पहले ही जैसे ही बोलना शुरू करें, वो उनको इतनी पता, एक तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने वालिदैन को क्या रिपोर्ट करनी है चीजें, ठीक है, और उनको किन चीजों से उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए भी डेंजरस हैं और हमारे अवाम के लिए भी डेंजरस हैं। बिल्कुल और इनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफाई करना जो है वो काफी नहीं है, हमने अपने बच्चों को इक्विप करना है सॉल्यूशंस निकालने के लिए। और सैडली सॉल्यूशन कोई मॉब मेंटालिटी से नहीं आता, कहीं लड़के नहीं आता, कहीं झगड़ के नहीं आता, या कोई मार कुटाई में उसका सॉल्यूशन नहीं है, या किसी को ब्लेम करके उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन निकालना जो है वो काफी ट्रायल एंड एरर से भी होता है। उसमें बहुत से आपके डिसीजन मेकर्स गलत डिसीजन भी लेंगे, लेकिन हमें तहम्मुल होना चाहिए कि हमें कोई रोकता नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम वोट देते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, यूज दैट वाइजली। वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पर ना वो कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर हम वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं, हम सड़कों पर, अगर सड़कों की मिसाल ले लें, तो हमें पता है कि हमने एक ही लेन में रहना है, हम एक लेन में रहते हैं, हमें पता है कि हमने सिग्नल नहीं तोड़ना। जी बिल्कुल, हम फिर भी वहां से रेड सिग्नल से ही वो तोड़ के निकल जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें मुझे जो लगता है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं हम, वो ये है कि जहाँ पे लोग इसको अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं ना, या जो भी अच्छी खबर एक देखने में आती है कि किसी ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। अब हमारी वो स्टेज आ गई है कि हम बहुत एट टाइम्स हम नेगेटिव
जो जहाँ पे हो रहा होता है, या कोई हम देखते हैं कि कहीं पे झगड़ा हो गया या उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जाता है, बट बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं उस मुआशरे में। तो अब टाइम है कि हम उनको इनकरेज करें ताकि उस पॉजिटिविटी से ये नेगेटिविटी को खत्म किया जा सके। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये कोरोना की वजह से लोग ज्यादा डिस्परेट या बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार, और उसकी वजह से उनके रवैये जो हैं वो तब्दील नहीं हो रहे? बिल्कुल, आप इसका देखें ना, एक बहुत बड़ा असर मुआशी उस पे आया है हर किसी की, और उसमें हमें एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है। बहुत से बिजनेसेस इससे अफेक्ट हुए, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल्स कब से बंद हैं, एक बच्चा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो कब से घरों में है। इट इज अननेचुरल फॉर अ चाइल्ड टू बी एट होम, मतलब वो उनको होता है कि वो बाहर जाएं, तो वो हम काफी हद तक हम अपनी नेचर के अगेंस्ट काफी चीजें कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें एहसास और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग एक किश्ती में सवार नहीं है। हम में से काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत से अपने प्यारों को इस टाइम पे दे माइट हैव लॉस्ट देम, मतलब तो हमें थोड़ा सा एम्पैथी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा एज अ नेशन। लेकिन फिर भी अगर हम देखें मरियम, अगर कोई त्यौहार आ जाए, कोई भी ईद आ जाए, कोई ऐसा त्यौहार 14 अगस्त आ जाए, तो हम देखते हैं नौजवान बाहर निकलते हैं, वो हुल्लड़बाजी करते हैं, वो बाइक्स चलाते हैं, सिलेंसर निकाल कर बाइक चला रहे हैं। तो क्या ये तरीका होता है कोई भी त्यौहार मनाने का, किसी जश्न को मनाने का, अपनी खुशी का इजहार करने का? देखिए, मुझे लगता है खुशी का इजहार बहुत और भी तरीकों से किया जा सकता है, जो कि बहुत मुनफरिद हों, जिनसे आपके ना वालिदैन को परेशानी हो। बिकॉज एक अगर कोई मोटर बाइक पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा अपनी जो अब जनरेशन है उनको रेपरकशंस के बारे में बताना है कि जब ना सिर्फ इससे आप इफेक्ट होते हैं, आपकी जो फैमिलीज हैं उनको कितना नुकसान पहुंचता है। आपको एक ज़रा सी चोट पूरे आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर देती है, और वो सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एहसास के हमें दूरअंदेश, वी शुड, मतलब स्ट्रैटेजी पे मुझे लगता है लैक करते हैं हम, लॉजिक पे लैक करते हैं कि ये अगर हो गया तो इसके बाद जो होगा वो इससे वो संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें दूरअंदेशी हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी और अपनी पर्सनैलिटीज में शामिल करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी है। हमें बतौर कौम अपने आप को अभी भी बदलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने अंदर एक जिम्मेदारी का एलिमेंट लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमने आगे बढ़ना है। तो हमारे साथ मरीम खान मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। मरीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। जनाब, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। आजकल आपको पता है कि एक बहस जोरों पर है कि क्या कपड़े के मास्क भी उतने ही महफूज हैं जितने सर्जिकल मास्क है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैशन और स्टाइल को ज़हन में रखते हुए कपड़ों से मैचिंग नित नए डिजाइन वाले मास्क मार्केट में इस वक्त बहुत ही कह लें कि इन हो चुके हैं, जो खवातीन ज़ौक़ शौक से इस्तेमाल करती है। बहरहाल, इन मास्क को इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है मेरे पास कि कपड़े के मास्क भी सर्जिकल मास्क की तरह महफूज हैं। ये बात हाल ही में की गई बरतानिया की ब्रिस्टल और सिरे यूनिवर्सिटीज की मुश्तरका तहकीक में सामने आया है। लेकिन शर्त यह है कि आपके कपड़े का मास्क 3 लेयर्स का होना चाहिए, जिनके धागे वायरस को रोकने में मौसर साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि आजकल मास्क जो है वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। मास्क हम लोगों ने बाहर पहन के जाने ही जाने हैं, और जो नए मास्क आजकल मार्केट में आ चुके थे कपड़ों के खास तौर पर, तो उसकी एक बहस छिड़ रही थी कि वो शायद हमारे लिए मुजरे सेहत साबित हो सकते हैं, वो उस तरह हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये आ गई है कि आप अपने मैचिंग के सूट के साथ के अब मास्क बनवा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे ही हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र सिर्फ एक हिस्सा है। इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि अगर वो किसी चीज को करने की ठान ले तो उम्र के किसी भी हिस्से में कुछ भी कर सकता है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दिल में जज्बा और लगन हो तो कोई भी चीज
मुश्किल नामुमकिन नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 60 साला पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर उस्ताद अब्दुल वहीद ने, जिनकी मुसलसल मेहनत और जज्बे ने उन्हें बुजुर्गी की उम्र में भी मिस्टर पाकिस्तान बना दिया है। बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में चैंपियन का आजाद 60 साला बॉडी बिल्डर उस्ताद अब्दुल वहीद ने अपने नाम करके नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल पैदा की है। वो मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की कहानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर पाकिस्तान उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। वेलकम कहती हूँ आपको मैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, इस उम्र में बॉडी बिल्डिंग करना मेरे ख्याल से एक बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है और हमारे देखने वाले भी एक समझ रहे होंगे। 60 साल के हैं आप जी। तो ये किस तरह आपने इतने मुकाबलों पे मुकाबले भी जीते हैं और खुद को इतना फिट भी रखा है? इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हम वो सुनना चाह रहे हैं। अब स्टोरी सुबह अपना जब मैंने ये मेरे अबू भी पहलवान थे, अच्छा, माशाल्लाह, उन्हीं को देख के मैंने मोटिवेशन हुआ। अभी छोटा था मैं, अच्छा, मैं कभी 16 साल से अब मैं गेम शुरू करूंगा अपनी इंशाल्लाह। ठीक है। और मैंने 16 साल से ये बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। ठीक है। और पहले मैंने थोड़ा बहुत सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, अपनी अच्छा। खुद में ट्रेनिंग करता था, फिटनेस करता था। खुद ही करते थे आप? हाँ, खुद ही करता था ट्रेनिंग में। और जब मैंने बाहर निकला हूँ और लोगों के मैंने हालात देखे हैं और मेरा जिम को मेरा अपना जिम हो मेरा, और मैं लोगों को बचाऊं, ठीक है, ये नशे की लानत से। एग्जैक्टली, हाँ। मैंने अपना जिम खोला और लड़कों को ट्रेनिंग शुरू कर दी मैंने। अच्छा। और जब लड़के ट्रेनिंग करते रहे हैं और माशाल्लाह मुझे देख के मोटिवेशन होते थे, और सारी इतनी उम्र में गेम कर रहे हैं, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। और नशा तो बहुत ही चल गया था, दवाइयाँ वगैरह ये वगैरह। मैंने उन लोगों को समझाया भी आप वर्कआउट करेंगे अच्छा, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अस्पतालों से दूर, बीमारियों से दूर चले जाएंगे आप इंशाल्लाह। आपके बाद फीस नहीं आया तो मेरे पास आए इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपको फ्री में ट्रेनिंग करवाऊंगा। अच्छा। आपने बुरी लानत साइड पर नहीं जाना। ठीक है। आप ये मोबाइल वगैरह छोड़ो, सुबह उठ के नमाज पढ़ो। हाँ। और नमाज पढ़ के मेरे पास आ जाओ वर्कआउट करने के लिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा और जो मिलता है अच्छा मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, थोड़ा थोड़ा खा करके। आज का आपको पता भी महंगाई बहुत है, डाइट प्लान करना बहुत मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली। ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे खाते हैं फिर उनको मैं डाइट प्लान बता देता हूँ। अच्छा। उस डाइट प्लान के बगैर अपना उस हाल में उन लोगों को मैं ट्रेन करवाता हूँ जिस तरह इस लोगों ने खा लेना होता है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह फिट होते हैं और बाबा जी का नाम लेते हैं माशाल्लाह। हमने आप इस साइड पे हमें लेके आए हैं। तो अब्दुल वहीद साहब, आपने शुरू कौन से ईयर में किया, मतलब आपने अपनी जिम बनाई थी? मैंने 16 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और मैंने फिर अपनी जिम बनाई। अच्छा, वो कब आपने? 1994 में अपनी जिम बनाई मैंने, बाटापुर के एरिया में। ठीक है। और मैं माशाल्लाह को 16 साल जिम की उधर अपनी में। ठीक है। और जब उधर कोई अपना प्लाजा वगैरह डाल गया फिर मैंने जब क्लब छोड़ दिया, मैंने क्लब अपना बेच दिया फिर। अच्छा। तो अभी मेरा तक कितने? 20 किलो मेरा मेरा वेट 120 किलो मेरा वेट था। ठीक है। और मैंने मुझे फिर लोगों ने थोड़ा मोटिवेशन किया अपना वेट कम करें और कंपटीशन खेलना शुरू करें, आपकी फिजीक ठीक है। अच्छा। और फिर मैंने रनिंग करके अपनी नेचुरल पावर डाइट रख के मैंने वेट को कम किया। वेट मैंने 85 किलो कर दिया। ठीक है। और जब मैं ट्रेन करना शुरू किया माशाल्लाह 85 किलो मेरा वेट था और मुझे कंपटीशन का लड़कों ने शौक डाल दिया। मैंने पहला मुकाबला शिमाली लाहौर का खेला, उसके बाद मैंने मिस्टर लाहौर ब्राउन मेडल, या क्लासिक ब्राउन मेडल, मिस्टर पंजाब ब्राउन मेडल और 3 सिल्वर मेडल मैंने लाहौर में डाले। अच्छा। और उसके बाद अपना मुझे मिशन था मेरा एक, मैं अपना टाइटल जीतूं लाहौर का भी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं मिस्टर लाहौर 2020 में भी विन हो गया, गोल्ड हो गया। हाँ। और मिस्टर पंजाब का भी बहुत ज्यादतियां मेरे साथ हुई कंपटीशन में। अच्छा। और मैंने हिम्मत नहीं हारी। हाँ। अल्लाह के हुक्म से मैंने वो टाइटल जीता। ठीक है। एक टाइटल तो मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई थी स्टेज के ऊपर। अच्छा। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, उन लोगों ने थोड़ा सा रौला डाल दिया। अच्छा। भैया आपकी कैसे पोजीशन है, ये जजों में से फटा पड़ गया। अच्छा। मैंने वो स्टेज छोड़ दिया। ठीक है। आप खुद ही छोड़ के आ गए? मैंने वो स्टेज छोड़ दिया, घर आ गया, थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई सारी। हाँ। और अपना 3 दिन बाद मेरी तबीयत खराब रही। डिसाइड बंदा हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो बड़ा बंदा होता है वो बड़ी मुश्किल से ये चीजें अफोर्ड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसे तो झटका देख लगता ही है, पर फिर मैंने लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी अपने वो उसी जज्बे को, उसी लगन को लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। फिर मुझे एक अपना अच्छा कोच मिल गया। अच्छा। सलमान अहमद मसलमिनी का चैंपियन है। उसने मुझे मोटिवेशन किया कि बाबा जी आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। हाँ।
उसके बाद 2 दिन बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और वो एक्सीडेंट के हादसे में उसकी ये आगे से पसलियाँ और पीछे पसलियाँ टूट गई। ज़ाहिर वो बेड रेस्ट पे चला गया जी जी। और मैं अकेला ही रह गया कमाने वाला। और फिर मुझे सलमान अहमद ने मोटिवेशन किया और मेरे स्टूडेंट ने मोटिवेशन किया और मेरे घर वालों ने, सब ने मोटिवेशन किया मुझे। कोई बात नहीं, ऊंच नीचे होती रहती है, कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, जिंदगी का एक हिस्सा और होती मैंने है, हिम्मत जिंदगी तो करके चलती फिर रहती मैंने है। मिस्टर पंजाब का मुकाबला खेला। ठीक है। और फिर मेरे से ज्यादती हो गई। और फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर माशाल्लाह फिर पंजाब नेशनल होल्डर के पास ये पंजाब का मुकाबला आया। फिर मैंने वो पंजाब का मुकाबला विन किया और गोल्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मुझे टीम पंजाब की शुएब ज़हूर मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं। ठीक है। और बड़े माशा अच्छा इसके अपना सेक्रेटरी जान मोहम्मद साहब ने, सिटी जी मौले, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने फिर मुझे मोटिवेशन किया और मुझे पंजाब अपना पाकिस्तान के लिए मुझे कराची ले गए। ठीक है। और मैंने कराची जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से टाइटल जीता। ठीक कराची की भी अपना पाकिस्तान का टाइटल जीता। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने कराची से जीता। कराची से ठीक जीता। है। मुझे बताइए एक्सरसाइज की रूटीन क्या है, कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं आप दिन में? मेरी एक्सरसाइज माशाल्लाह 1.5 घंटे की होती है। अच्छा, दिन में 1.5 पूरे घंटे दिन का में? मैं वर्कआउट करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। फिर मैंने बच्चों को ट्रेनिंग भी करानी होती है। हाँ। और ये बुरी लाना से बचाना भी होता है। एक मिशन बिल्कुल दिमाग ऐसे में ही लेके है, आकर। आजकल तो वैसे ही बहुत मैं तो ज्यादा यही रुझान बढ़ यही चुका है। कहता हूँ, आजकल तो हालात बहुत साथ दे नहीं रहे हमारे, क्योंकि डाइट प्लान चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और माड़े बंदे के लिए तो डाइट प्लान चलाना बहुत औखा है। और मैं अब अकेला बंदा हूँ, बंदा कमाने वाला। और मैं तो हुकूमत से यही अपील करूँगा और मेरे साथ कोई तावन करे, मैं आगे मिस्टर एशिया और मिस्टर एशिया, साउथ एशिया और मिस्टर एशिया का मुकाबला जीतना चाहता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह के हुक्म से। और जरूर, मेरा डाइट जरूर। प्लान मुझसे पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। और तो आप खुद क्या डाइट प्लान आपका अपना क्या है, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी मिकदार होती है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़ी मिकदार कम है। जब कंपटीशन मेरे आते हैं फिर थोड़ी मिकदार बढ़ानी पड़ती है, जिसमें किलो चिकन होता है और कीमा वगैरह होता है, साथ फिश होती है। अच्छा। और ड्राई फ्रूट वगैरह और जितने फल जूस वगैरह सारे होते हैं। तो जब मुकाबले आते हैं तभी आप ये खाते हैं या वैसे भी आपकी रूटीन है? वैसे भी मेरी रूटीन है। अच्छा। ये इतनी चीजें मैं खाता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना वक्त गुजारा करता हूँ साथ। हाँ। और क्योंकि आपको डाइट प्लान है ही महंगा बहुत आजकल। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक मेरा कोई ना कोई वसीला बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ये वसीला बनाने वाला है। तो आपके साथ जब लोग होते हैं वो देखते हैं कि आप 60 साल की उम्र में इतने फिट हैं, तो वो अमूमन क्या कमेंट्स करते हैं आपकी पहले बॉडी को देख के? माशाल्लाह मुझे देखते हैं, बाबा जी माशाल्लाह इतनी उम्र में 60 साल की उम्र में इतने फिट है। मैं कहा यार आपके सामने हूँ मैं इंशाल्लाह। मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। आप ये वर्कआउट करते रहेंगे इंशाल्लाह बीमारियों से और अस्पतालों से दूर चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप क्या कहेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल है कि वो कितना एक्सरसाइज करे, वर्कआउट को कितनी ज्यादा जो है वो उस पर तवज्जो दें? मैं क्योंकि तो आप एक मिसाल हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इन लोगों को यही मैसेज दूंगा इंशाल्लाह, उनके मेरे पास आओ, वर्कआउट करो अच्छा, और मैं आपको डाइट प्लान अच्छा बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आप चलने फिरने, जब मुझे तो यही पता है, आप जरा चलते फिरते आप खूबसूरत लगे, यही हमारी आदत है। अभी नशे सीलान से आप बच जाए बस। तो अभी कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने अभी तो अभी मैंने अपना जिम खोला है न्यू बॉडी ग्रेस जिम से। अच्छा। अभी दूसरा माह मेरा जा रहा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपना कैद इंटरचेंज, आगे पुलिस सेंटर आ जाता है, आगे सूत्र में स्टाफ के अंदर मैंने वो मेन बाजार में जिम खोला अपना। ठीक है। न्यू बॉडी ग्रेस जिम से। ठीक है। और उस इलाके के लड़के इतने फास्ट हैं और वो इतनी बुरी लानत में जा रहे थे, और मैंने एक मिशन बनाया, मैं इधर जिम खोलूंगा और इन लोगों को बचाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। जितनी मेरा दिमाग चलेगा इन लोगों को बचाऊंगा। मैं इतना तो अमीर नहीं हूँ, बस मैं भी वक्त गुजारा करता हूँ अपना। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि जो नौजवान इसमें आते हैं बॉडी बिल्डिंग की साइड पर, तो वो लोग स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने भी इन चीजों का इस्तेमाल किया है? मैंने इन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। और मैं नेचुरल पावर डाइट पे अपना ट्रेनिंग करता हूँ, अपने अच्छा। कंपटीशन लड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और मैं अपने बच्चों को भी ये हिदायत देता हूँ, भाई कोई फ्री भी दे स्टेरॉइड वगैरह आपने नहीं लेनी। ठीक है। मेरे पास आए, आप नेचुरल पावर में ट्रेनिंग करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप पे मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह, आप फिट रहेंगे। जान है तो जहान है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स के बगैर भी अपनी बॉडी बना सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिट रह सकते हैं। मैम सब हर चीज बन सकती है। वो आपके देखना, आपके अंडे में भी सारा कुछ प्रोटीन वगैरह होती है, रोटी में फाइबर वगैरह होता है,
इसमें दलिया भी चलता है, कीमे प्रोटीन होता है, कैलोरीज होती है, हर चीज नेचुरल पावर में सलाद, दालें, सब्जी वगैरह हर चीज मिलती है इनसे। आप वर्कआउट अच्छा करें, मेरे पास आए, वर्कआउट मैं अच्छा करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, आपका दिमाग और दिल दोनों ठीक कर दूंगा। अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप बिल्कुल फिट नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके बच्चों को भी शौक है बॉडी बिल्डिंग का? मेरे बच्चों को माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है माशाल्लाह। बेटे की शादी की हुई मैंने, उसकी आगे से मैं 3 बेटियां और एक बेटा है। अब वो अपना बेड रेस्ट पे ऊपर है। ठीक है। अभी डॉक्टरों ने कहा भी अब इस पसलियों का ऑपरेट नहीं हो सकता आप। और मेरे माली हालात भी बहुत कमजोर है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो हुकूमत से यही अपील करूंगा मेरे साथ कोई तावन करे और मैं आगे मिस्टर एशिया और साउथ एशिया का कंपटीशन लड़ूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस्ताद अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिस्टर पाकिस्तान है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और उनकी भी यही अपील है, हमारी भी यही अपील है हुकूमत से कि इनके साथ ताउन किया जाए और वो यही चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और हम भी यही चाहते हैं कि हुकूमत थोड़ा सा इनकी तरफ तवज्जो दे और इनकी मदद करे। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि ईद आने वाली है और ईद करीब आते ही लाहौरी लड़कियों की तैयारियां भी तेज हो जाती हैं, सैलून्स का रुख कर लिया जाता है। कहने को तो ईद मनाएंगे सादगी के साथ, मगर सिंफ नाजुक सजना सवरना अपनी बुनियादी हक समझती हैं। डिफेंस के सैलून में मौजूद है हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर, जो बताएंगी कि खवातीन खुद को मजीद हसीन बनाने के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं और ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। जी मरवा बताइए हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस फेज 6 में और यहाँ पर हम सैलून पर हैं जहाँ पर ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ईद की आमद है। कहा तो ये जा रहा है कि ईद सादगी से मनाई जाएगी, मगर सिंफ़े नाजुक अपनी ब्यूटी को संवारे बगैर और अपनी स्किन की हिफाजत किए बगैर ईद की जो तैयारियां हैं उसमें फुली पार्टिसिपेट नहीं करती। उनको लगता है कि उनकी ईद की तैयारी अधूरी सी है। हमारे साथ मौजूद हैं सैलून की ऑनर हैं स्टाइल एंड सैलून बाय शफक यहाँ की CEO हैं। शफक, क्या कहेंगी? सबसे पहले हमें ये बताएं कि यहाँ पर SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है, किस तरह से क्लाइंट्स को डील किया जा रहा है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कोविड की वजह से हम सब बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं इस मामले में और SOPs के हवाले से हम बहुत एहतियात कर रहे हैं। हम लोग वॉकिंग क्लाइंट नहीं ले रहे हैं, हम लोग बाय अपॉइंटमेंट काम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स में स्लॉट बुक करते हैं हम लोग, रश नहीं हमने करना ताकि बहुत रश ही ना हो। और हर घंटे के बाद हम हर चीज़ डिसइंफेक्ट होती है हमारी और सब चीज़ें हमारी डिस्पोजेबल हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं हम उनको, फिर दोबारा से क्लाइंट को हम डिसइंफेक्ट सारी चीज़ें करके प्रिपेयर करते हैं। हम बहुत ख्याल कर रहे हैं और स्टाफ के हवाले से भी हमने स्टाफ कम किया हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा स्टाफ के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं और स्टाफ में जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है हमने उनके टेस्ट कराए हैं, दे ऑल आर नेगेटिव। ये बताइएगा कि ट्रेंड्स में इस वक्त क्या चीज़ इन है? हेयर कलर्स अगर हो रहे हैं तो उसमें कौन सा कलर है? स्ट्रीक्स ज़्यादा हैं, बलियात ज़्यादा हैं या फिर कोई वन शेड में लोग जा रहे हैं? देखिए जी, आप ट्रेंड की बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो हर एक की चॉइस अपनी भी है। कोई वन कलर की तरफ भी जा रहा है, कोई बालियाज भी कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो आजकल हम ट्रेंड जो ज़ाहिर ट्रेंड सेटर्स हम जो देते हैं क्लाइंट्स को, वो हम सजेस्ट करते हैं कि आजकल डार्क कलर्स में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा लाइट लेवल पे जाने की बजाय आजकल डार्क कलर्स हैं। बालियाज में बहुत लोग जा रहे हैं, बालियाज करवा रहे हैं। कैरेटिन ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास और ड्राई डैमेज रिपेयर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही काम हमारे पास टॉप का जा रहा है। अच्छा, आप ख़वातीन को क्या सजेस्ट करती हैं? आप खुद भी स्टाइलिस्ट भी हैं, ब्यूटी आइकॉन भी हैं, कि कितनी देर पहले आपको ये सारी सर्विसेज ले लेनी चाहिए ताकि ईद पर फ्रेश लुक आए? देखिए, आप स्किन के लिए तो एटलीस्ट आपको 1 वीक रिक्वायर्ड होता है क्योंकि स्किन किसी की सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा और फ़ौरन अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो वो सम टाइम स्किन रिएक्ट कर जाती है। 1 वीक बिफोर आपको स्किन की सारी सर्विसेज ले लेनी चाहिए। और हेयर के लिए ब्लो ड्राई जो हैं वो लोग चांद रात वाले दिन ज़्यादा, हमारा मेहंदी का जो रश है चांद रात वाले दिन होता है और बाकी हेयर कलर्स भी आपको तकरीबन 4 to 5 डेज़ बिफोर आपको ईद से हेयर कलर्स करा लेने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास हेयर कलर का बहुत रश है क्योंकि ईद में दिन थोड़े ही हैं और SOPs के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छे हेयर कलर्स हम दे रहे हैं, ट्रेंडी कलर्स, फैशन कलर्स बहुत इन है जिसमें हमारे पास बहुत सारे, हमारे पेज पर आप देखें फैशन कलर्स हमने बहुत ट्रेंड में किए हैं। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा जैसे आप फैशन कलर की बात कर रही हैं, ग्रीन में लोग जा रहे हैं, पर्पल में, रेड में, तो ये कौन सा ट्रेंड है?
देखिए ये फैशन कलर्स हैं, ये तो आपको पता है थ्रू आउट ट्रेंड कभी ऑफ हुआ ही नहीं है। जैसे कि रेगुलर में हम रूटीन में ब्लॉन्ड करवाते हैं, अब फैशन कलर्स हैं, समटाइम्स ये ज़्यादा इन हो जाता है, समटाइम अब दोबारा से फैशन कलर्स में हम ग्रीन कलर और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर हमारे पास बहुत सारे लोगों ने कराया है। ग्रीन और ब्लू कलर दोबारा से इन हो गया, रेड तो एज ऑलवेज था ही, लेकिन ग्रीन ब्लू कलर को लोगों ने ज़्यादा हाईलाइट किया है। फैशन कलर्स का ट्रेंड तो हमेशा से ही रहा है। और ये जो ईद की तैयारी है ये तो रहेगी अब ईद वाले दिन तक ही। हालात जैसे भी हों, ख़वातीन ने तो सजना संवरना है और सजना संवरना वो अपना बुनियादी हक समझती हैं। तो यहाँ पर सैलॉन्स पर ये जो तैयारियों का सिलसिला है ये जारी रहेगा और अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक सभी अपने हेयर्स का काम करवा रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर पे रश है और ऑन अपॉइंटमेंट काम किया जा रहा है। SOPs का फुली यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और शफक से भी हमारी बात हुई जो कि ब्यूटी आइकॉन है, उनका यही कहना है कि ईद से पहले ही ये तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि ईद पर फाइनल रिजल्ट सामने आए और पता लगे कि आपकी स्किन कितनी फ्रेश है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब के ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी और सारी है और हर किसी का ये बुनियादी हक है कि वो अच्छा लगे और हर किसी से मुनफरिद नज़र आए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अगर सैलून जाना है तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, इसी तरह नहीं जाना क्योंकि अपॉइंटमेंट के बगैर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा। मरवा अंसर हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट करी थी। मरवा बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी बढ़ना है, हमने बहुत सी गुफ्तगू आपसे करनी है, लेकिन यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, माह रमज़ान सबसे अफजल और फजीलत वाला महीना है। रमज़ान के दौरान हर मुसलमान रोज़ा रखना चाहता है। रोज़ा छोड़ने का ख्याल इंसान को अफसरदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए माह रमज़ान में रोज़ा रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द ज़ियाबतीज़ की किसी न किसी किस्म का शिकार है और जब रमज़ान का महीना आता है तो ज़ियाबतीज़ के मरीजों के जहनों में सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद सवालात और परेशानियां जन्म लेती हैं कि आया वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़न ब्लड शुगर लेवल के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर ज़ियाबतीज़, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के मरीज तिब्बी माहिरीन के मशवरे, चंद सेहतमंद असूलों और आदात पर इस महीने अमल कर लें तो रोज़े के फ़वाइद और सवाब हासिल किया जा सकता है। ये असूल और आदात कौन कौन सी हो सकती हैं, ये जान लेते हैं अपनी मेहमान से जो हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हैं जो इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सोमिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। डॉक्टर सोमिया, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बता दें कि हाइपरटेंशन की बीमारी होती क्या है और ये किस तरह की जिस्मानी पेचीदगियों का बाइस बनती है। अच्छा मुनीबा, जो हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशार खून है वो ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म में खून का दबाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि खून का दबाव बनता कैसे है। अच्छा। ठीक है? जो हमारा दिल होता है वो आपको पता है कि पंप कर रहा है ब्लड, और ये जो फोर्स है पंपिंग, इसकी वजह से खून हमारे जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंचता है। अच्छा। अगर ये फोर्स या दबाव इतना बढ़ जाए कि जो हमारी सेट लेवल है, नॉर्मल लिमिट है ब्लड प्रेशर की, उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इसे बुलंद फ़िशार खून या हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन के मर्ज की वजह से हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हमारी आईज हैं, हमारी विजन का लॉस हो सकता है। खून की नालियों में जब प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है खून का, तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासिर होती है, और जब ब्लड सप्लाई मुतासिर होती है, अगर दिल की ब्लड सप्लाई मुतासिर हो तो दिल का अटैक, अंजाइना, इसका मसला हो सकता है। अगर दिमाग की सप्लाई मुतासिर हो तो स्ट्रोक या फॉलेज का मसला हो सकता है। अगर गुर्दों की सप्लाई मुतासिर हो तो गुर्दे फेल हो सकते हैं। अगर हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे टांगे या पाँव हैं, उनमें खून की गर्दिश मुतासिर हो रही है तो इसे हम खून की गर्दिश की वजह से, नालियाँ सुकड़ने की वजह से खून की सप्लाई सही नहीं होती और आपने देखा होगा खून काला हो जाता है पाँव, या काटना पड़ जाता है लिम्ब। इसे हम अपनी मेडिकल टर्म में पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं। ठीक है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं, इसलिए इसको एक नॉर्मल लेवल के अंदर लाना बहुत जरूरी है ताकि इसकी पेचीदगियों से बच सके। तो मुझे ये बताइए कि अमूमन हाइपरटेंशन की बीमारी होती क्यों है? क्या ये मौरूसी बीमारी है या फिर हमारा लाइफस्टाइल जो है
उसकी वजह से ये हो रही है? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाइपरटेंशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक हाइपरटेंशन वो है जिसकी कोई वजह आइडेंटिफाइबल नहीं है, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये वो टाइप है जो कि ज्यादा तादाद में लोगों में देखी जाती है। दूसरी टाइप होती है जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी का मुराद है कि अंडरलाइन कोई कॉज है, जैसे गुर्दे के मसले की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, दिल की कोई तकलीफ है उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड का मसला है उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर है, कुछ गुदूद होते हैं जिसमें जिनकी कमी या ज्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो एसेंशियल हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, और इसकी क्या वजह एग्जैक्टली है ये मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनमें मौरूसी भी हो सकते हैं। फैमिलीज में जिनमें ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों में ज़्यादा रन करता है ब्लड प्रेशर का मर्ज। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है, डाइट का इस्तेमाल जिसमें नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो वो है, मेल पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, स्ट्रेस ज़्यादा कॉमन, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन, जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल के लोग हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं और बैठे रहते हैं और जिनका जाहिर है फिर वजन भी बढ़ जाता है, जिनकी लाइफ में एक्सरसाइज या एक्टिविटी की कमी है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। तो ये डायबिटीज या ज़ियाबीतस भी एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है। सो कुछ रिस्क फैक्टर्स और कुछ आपका जेनेटिक यानी मौरूसी कॉम्पोनेंट ये मिल के ब्लड प्रेशर को जन्म देते हैं। एंड ब्लड प्रेशर, मुनीबा, इज द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अमवात जो किसी भी बीमारी की वजह से होती हैं वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो इतना हम देख रहे हैं कि हर 4 में से 3 बंदों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी इस वक्त लाहक है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या वजह है इस चीज़ की हमारे खिते में? देखिए, तमाम वजहें जो ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे मौजूद है। ठीक है। हम बहुत ज्यादा खाने मुरगन खाते हैं, नमक का इस्तेमाल हमारा बहुत ज्यादा है, इर्द गिर्द का पॉल्यूशन और स्ट्रेस ये भी इफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। फिर हमारा जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है कि मौरूसी तौर पर भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है। एक्टिविटी कम करते हैं, साथ वाले घर में भी जाना है तो कोशिश करेंगे गाड़ी में ही चले जाएं। सामने की मार्केट पे भी जाना है तो चलने की रूटीन या साइकिलिंग की रूटीन की बजाय कोशिश करेंगे कि कार के ऊपर या मोटर बाइक के ऊपर चले जाए। सो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो मिलकर, और फिर मोटापे का रुझान भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान अब ऊपर आ रहा है, उन मुल्कों में सरे फहरिस्त होता जा रहा है जिनमें मोटापे का या ज़ियाबीतस का भी आपने जैसे अभी शेयर भी किए फिगर्स, जिनका रेट बहुत हाई है। बिल्कुल। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर ब्लड प्रेशर के मर्ज को जन्म देते हैं। अगर ये हाइपरटेंशन की बात की जाए तो इसकी अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि जी हम इस चीज़ की बीमारी का शिकार हो रहे हैं? एक इसका यही बहुत बड़ा डायलेमा है कि इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। अच्छा। साइलेंट किलर मतलब खामोश कातिल, और खामोश कातिल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये कोई भी अलामात आमतौर पे जाहिर ही नहीं करता। अलामात तब ही जाहिर होती हैं जब पेचीदगियाँ पैदा हो गई होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जैसे अगर दिल को इफेक्ट किया है तो दिल में दर्द हो जाए या सीने में बोझ महसूस होता है। अगर फालिज हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से तो जिस्म के हिस्से की कमजोरी हो जाती है। गुर्दों का मसला हो तो जिस्म पे सोज आ सकती है, या आंखों का मसला हो तो बीनाई कम हो सकती है। लेकिन कुछ नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं जो कई दफा पेशेंट्स में आते हैं, जिनमें सर का भारी होना, हेडेक होना या ऐसे पाउंडिंग सी फीलिंग होना, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, डिजीनेस, थकावट का एहसास, ये कुछ अलामात है जो लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में कोई भी अलामात नहीं होती और सिर्फ चेक करने पर ही आपको पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से अगर आपसे शेयर करूं तो मरीज का कई दफा ब्लड प्रेशर चेक किया और वो बहुत हाई आया। जैसे अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 180/110 भी है और मैं मरीज को कहूं कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपने चेक कराया है, तो वो कहे नहीं डॉक्टर साहब हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना अभी इतने ज्यादा ब्लड प्रेशर पे कुछ महसूस हो रहा है। सो कई दफा बल्कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई भी अलामात जाहिर नहीं होती। पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है इतना हाई हुआ हुआ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर स्क्रीन जरूर कराएं, चेक जरूर कराएं। स्पेशली वो लोग जिनके खानदान में ब्लड प्रेशर है, वो खवातीन जिन्हें हमल के दौरान ब्लड प्रेशर रहा हुआ था, जिनके खानदान में शुगर का मसला है, जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, जो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं या किसी और मर्ज में मुब्तला हैं जैसे दिल के या गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है, उन्हें रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और फिर अगर वो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के मेजर्स लेने चाहिए। तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? हम मुस्तकिल तौर पर ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं हम?
देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो एक दायमी मर्ज है, यानी कि एक क्रॉनिक एलिमेंट है। शुगर की तरह इसका भी कोई मुकम्मल इलाज नहीं है कि हम इसको क्योर करके ख़त्म कर सकें। ठीक है। हाँ, अलबत्ता इससे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, और कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अद्वियात भी मैसर हैं, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी रिजीम्स भी ऐसी हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। आप इसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, और कंट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये नंबर 1 किलर ऑफ द वर्ल्ड है और आपके हेल्थ रिस्क को बहुत बढ़ा देता है। तो हमें फिर क्या एहतियात करनी चाहिए अगर हमें पता चल गया है कि हम हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, तो हमें कौन कौन सी खुराकें तर्क कर देनी चाहिए, कौन सी खुराकें ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी होती है तो मैं हमेशा बताती हूँ कि उसके 3 पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के। एक पिलर ये है कि अपने डाइट में जो चेंजेस करनी है, दूसरा लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है, और तीसरी स्टेज आती है जब आपको अद्वियात या मेडिकेशन की जरूरत होती है। पहली स्टेज ये है कि डाइट में क्या चेंजेस करनी है। मैंने आपको बताया कि जो नमक का ज्यादा इस्तेमाल, सॉल्ट का इंटेक है, वो एसोसिएटेड है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। ठीक है। तो अपनी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, कोई भी एडिड सॉल्ट इस्तेमाल ना करें। अब जब एडिड सॉल्ट कहते हैं तो मरीज को शायद समझना मुश्किल होता है, तो मैं आसानी के लिए लोगों की बताती हूँ कि जैसे बॉयल एग के ऊपर अंडा या फ्राइड एग के ऊपर अंडा के ऊपर आप नमक छिड़क के ना खाएं, सैलेड में एक्स्ट्रा नमक ना डालें। आजकल रमजान है, फ्रूट चाट बनाते हैं, उसमें नमक ज्यादा ना डालें। जो ज्यादा नमक वाली चीजें होती हैं, जैसे पैकेट की चीजें होती हैं, चिप्स, निम्को, दालें, इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, इनको अवॉइड करें। जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा होती हैं, जो सोडा है अगेंस्ट सोडियम, उनको अवॉइड करें। जो बेकरी के आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स बेक्ड होते हैं, उसमें आपको पता है बेकिंग सोडा डलता है। सोडा इज अगेंस्ट सोडियम विच इज सॉल्ट। इन चीजों को अपनी डाइट में से एलिमिनेट करें। कुछ ऐसी डाइट हैं जो हेल्पफुल हैं ब्लड प्रेशर के इलाज में। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं डैश। डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है। यानी कि कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकती हैं। उनमें आपके हाई फाइबर डाइट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये वो ग़िज़ाएं हैं जो अगर आप अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी कम होते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल भी बेहतर हो सकता है। और हम डाइट से तकरीबन 5 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लोअर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है हमारी लाइफस्टाइल का, और लाइफस्टाइल में ये है कि आपने एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है, जो आपको न सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि और बहुत सारी बीमारियों से, जोड़ों की बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से, मोटापे से, शुगर से, इसके बहुत फायदे हैं। आपने एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अपने वेट को रिड्यूस कीजिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए। ये भी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत मदद देता है। और फिर तीसरा स्टेप आता है मेडिकेशन का या अद्वियात का। अब कुछ लोग कहते हैं कि अद्वियात हमने हफ्ता 10 दिन खा ली, अब ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है, अब दवाई छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मैं ये बहुत अपने मरीजों को समझाती हूँ कि अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप ऐनक लगाते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता कि एक हफ्ता ऐनक लगाने से सही नजर आ रहा है, अब मैं ऐनक उतार देता हूं। ब्लड प्रेशर का मर्ज एक दायमी मर्ज है, ये एक क्रॉनिक एलिमेंट है जो आपके जिस्म में आपके साथ चल रहा है। ठीक है। अद्वियात से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आपको अद्वियात की जरूरत है इन लेवल्स को लो रखने के लिए। आपने दवाई छोड़नी नहीं है, दवाई को कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई मसला है दवाई से, कई दफा किसी को कोई दवाई सूट नहीं कर रही या उससे ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है या कमजोरी की फीलिंग है, तो गो बैक टू योर डॉक्टर। अपने मौलिद से मशवरा करें, वो आपको एडजस्ट करे। अपने हमसायों से, दोस्तों से, घर वालों से मशवरे करके सिर्फ वही ना कह दें कि अगर अच्छा हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है या हमारी तबीयत ठीक हो गई है तो आप भी वही दवाइयां इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर सोमी, मुझे बताइएगा, जिस तरह आप कह रही हैं कि थर्ड इसकी जो स्टेज है जिसमें आप अद्वियात वगैरह सजेस्ट करते हैं, क्या इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करें अद्वियात का? तो देखिए मुनीबा, दुनिया में हर चीज के कुछ फवायद होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, और आप वे करते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट क्या है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अद्वियात से जो फवायद हैं वो अनगिनत हैं। ठीक है। आपको सबसे बड़ा तो मैंने बताया कि खतरा आपकी जान का जो रिस्क है वो हाइपरटेंशन है। अगर उससे आपको ये बचाता है तो इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? बिल्कुल।
हर दवाई के कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोगों में देखे जाते हैं। जैसे पेशाब गोलियां देते हैं हम ब्लड प्रेशर के लिए, तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई से पाँव में हल्की सी सूजन आने लग जाती है तो वो दवाई छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को कोई दवाई सूट नहीं कर रही होती, उससे कब्ज हो जाती है या हेडेक हो जाती है, तो दवाई चेंज हो सकती है। लेकिन दवाई लेना बहरहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड रहे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में स्टेटिस्टिक्स ऐसे हैं कि या तो लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है, अगर पता है तो इलाज नहीं करा रहे, अगर इलाज करा रहे हैं तो रेगुलर नहीं है अपने ट्रीटमेंट में, और जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपना रेगुलर फॉलोअप नहीं करते कि उनका कंट्रोल भी है ब्लड प्रेशर अद्वियात से नहीं। सो हमारे जो फिगर्स पाकिस्तान के हैं वो बहुत अलार्मिंग है। हमारी बहुत ही कम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली कंट्रोल करने से ही आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्वियात लेते रहें। अद्वियात की कंटिन्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताइए किस एज में ज्यादा खतरा है हाइपरटेंशन का, मतलब कौन से एज में लोग हैं उनको ज्यादा इस चीज बीमारी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी के लोगों में होती है, ये ओल्डर एज की बीमारी है। ठीक है। 40-45 साल की उम्र के बाद आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, मर्दों में और खवातीन दोनों में। 45-50 इयर्स की एज के बाद ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। ठीक है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या अर्ली एज की हाइपरटेंशन होती है वो जनरली यंगर एज ग्रुप में भी देखी जा सकती है। ठीक है। लेकिन वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की भी और डायबिटीज की भी, जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन्हें साथ में शुगर है, या जिनके खानदान के अंदर ब्लड प्रेशर है, या जिनकी सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, उन्हें अर्ली एज से ही अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और कम से कम साल में 1 से 2 दफा ब्लड प्रेशर डॉक्टर को जरूर चेक करा लें, ताकि आप अर्ली डायग्नोज हो जाएं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो उससे टाइमली एड्रेस किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर सोमी, जिस तरह हम ज़ियाबतीज़ की भी बात कर रहे हैं और हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए इनका कितना गहरा ताल्लुक है दोनों का आपस में? मैं हमेशा कहती हूँ मुनीबा, ये बहन भाई हैं। अच्छा। जब ब्लड प्रेशर आता है तो वो अपने साथ डायबिटीज को भी ले आता है, और जब डायबिटीज आती है तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। ठीक है। अब अगर मैं इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाऊंगी तो शायद लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन यही समझिए कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर जन्म देता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज को, और डायबिटीज ब्लड प्रेशर को। इसकी वजह यह है कि ये दोनों खून की नालियों को इफेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से भी खून की नालियों में दबाव बढ़ जाता है, और शुगर की वजह से भी खून की नालियों में तंगी आ जाती है, वो सख्त हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जन्म लेता है। ठीक है। सो दीज आर टू ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप में है, जो एक के बाद दूसरा, इसलिए दोनों की स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है और दोनों को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका रिस्क 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन कीजिए अर्ली डायबिटीज को भी और हाइपरटेंशन को, और इनको टाइमली एड्रेस करें ताकि इनकी कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर आप एक चीज का शिकार हुए हैं तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिकली साथ तोहफे में मिल जाएगी, ये कह सकते हैं। और अगर आपकी डायबिटीज ज्यादा खराब हो रही है तो आप हाइपरटेंशन भी आप उसका ज्यादा शिकार हो जाएंगे। तो अगर ये शुगर की हम देख रहे हैं कि शुगर की बीमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे हम किस तरह बच सकते हैं? इससे भी वही चीजें हैं जो मैंने आपको ब्लड प्रेशर के लिए बताई। एक आपने अपनी डाइट, सेकंड स्टेप के ऊपर अपना लाइफस्टाइल, और थर्ड स्टेप पे मेडिकेशन। जो डाइट है उस पर ब्लड प्रेशर में तो सॉल्ट का बहुत रोल है, और डायबिटीज क्योंकि आपको पता है मीठे की बीमारी है तो आपने मीठे से तो बचना क्या है। डॉक्टर सोमिया, एक ज्यादा मतलब मैं भी ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शुगर चीनी खाने से ज्यादा होती है, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है। जो शुगर का मर्ज या बीमारी है वो भी आपकी जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, लेकिन जिन लोगों को शुगर है उनको मीठा नहीं खाना, और उनको मीठा इसलिए नहीं खाना या कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक इसलिए रिस्ट्रिक्ट करनी है क्योंकि इससे आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब शुगर के लेवल जिस्म में बढ़ जाते हैं तो फिर शुगर की पेचीदगियां होना शुरू हो जाती हैं। सो मीठा खाना, मिठाइयाँ खाना या बचपन में चीनी खाने से आपको शुगर नहीं होती, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें मौरूसी जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, वो हो सकता है। और जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि रोजेदार जो हैं
जो रोज़ा रखना चाहते हैं और इन बीमारियों का शिकार है, इन दोनों बीमारियों का, तो वो किस तरह वो रोज़ा रख सकते हैं? उनके लिए बेहतरीन तरीका है? देखिए, इस पे तो पूरा प्रोग्राम चाहिए मुनीबा, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है। लेकिन जो बेसिक्स ये गाइडलाइन मैं आपको दे सकती हूँ कि जो आपका बेहतरीन मशवरा आपको देते हैं वो आपका मॉलेज है, जिससे आप रेगुलर इंटेक। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग वेल कंट्रोल्ड होते हैं और सिंगल दवाई पे होते हैं, ओरल दवाइयों पे होते हैं, वो आमतौर पे सेफली रोजा रख सकते हैं। ठीक है। वो लोग जिनमें शुगर की या ब्लड प्रेशर की पेचीदगियां डेवलप हो गई हों, या जिनके लेवल्स अनकंट्रोल्ड हों, या जो मल्टीपल मेडिकेशन के ऊपर हों, उन लोगों को आमतौर पे रोजा रखने की मुमानियत होती है। और हमारे मजहब इस्लाम की तरफ से भी जो लोग सिख हैं उन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम फास्टिंग। सो आप अपने मौलिद से मशवरा करें कि आप किस कैटेगरी के अंदर है। अगर तो आप वेल कंट्रोल्ड हैं, सिंगल दवाई पे हैं, तो आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी की पेचीदगियां डेवलप हो गई हैं, मल्टीपल अद्वियात पे हैं और आपका कंट्रोल भी अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कि आप रोजा ना रखें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि जनाब खुद ही घर में, आप लोगों ने डॉक्टर नहीं बन जाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी ये तमाम तर जो जितने भी मसले मसाइल हैं ये उनको बताने हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से डायग्नोज करें और आपको उनकी मेडिसिन या उसका तरीका इलाज बताएं। और नाज़रीन, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा, उसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है।